डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पे वेलकम कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द फीड, जो कि लिखी है अहमद नदीम कासमी ने, जो कि हमारे पाकिस्तानी राइटर हैं। उर्दू लिटरेचर में अगर देखा जाए तो अहमद नदीम कासमी का एक बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। और इनकी ये जो पोइम है द फीड, ये भी उर्दू की ही एक पोइम थी जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। चलिए तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पोइम द फीड। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक, मिलेट कहते हैं बाजरे को, अपनी चोंच में बाजरे का दाना लिए। द मदर स्पैरो हैज़ कम टू फीड, चिड़िया माँ खिलाने आ गई है, ठीक है। हैज़ कम टू फीड। द यंग वंस आर सो टाइनी, अब यंग वंस कहते हैं बच्चों को, बच्चे इतने छोटे हैं। एंड स्मॉल, इतने छोटे और नन्हे मुन्ने से हैं। फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स, के सर से पंजों तक वो क्या हैं, चूंचे बन जाती हैं। व्हेन दे क्राई, जब वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। वो किस चीज़ के लिए चिल्लाते हैं? खाने के लिए, कि उनकी माँ खाना लेकर आई है तो अपना मुंह खोलते हैं। 1 ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, 10 बच्चों को एक दाना खिलाना है। टू whom द मदर स्पैरो शुड फीड, अब चिड़िया माँ किसको दाना खिलाए। कंज्वाइनिंग बीक विद बीक, चोंच से चोंच मिलाकर। विद होम शुड शी सोलेस, वो किसको तसल्ली दे। सोलेस का मतलब होता है तसल्ली देना। नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट हमारा स्टैंड है फिजरिंग द एटम, एटम को तोड़कर। यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल इन द लाउड टोन, तुमने धाड़े मारकर रोना और आहो बका करना तो सीख लिया है। स्प्लिटिंग द ग्रेन, दाना तोड़कर। यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट, तुमने ज़िंदगी को अपने पाँव पर खड़ा करना तो सीख लिया है। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या तुम दाना तोड़ सकोगे। 1 ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, एक दाना 10 बच्चों को खिलाना है। कितने बच्चों को खिलाना है? 10 बच्चों को। और दाना कितना है? एक। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या दाने की, क्या चिड़िया की, ये क्या गेम चल रही है, और पोइट की इस तरह की बातें हमसे क्यों कर रहा है, और उसने ये पोइम क्यों लिखी है चिड़िया के दाने पर, और एक दाना है, 10 बच्चे हैं। चलें तो इस पोइम को इंटरप्रेट करते हैं। इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस पोइम के बारे में देख लेते हैं। पोइम हैज़ 3 स्टैंजाज, ठीक है, 3 स्टैंजाज हैं इसके। द पोइम इज़ सिम्बॉलिक इन इट्स नेचर, अब ये जो चिड़िया, चोगा, ठीक है, 10 बच्चे और आहो बका करना, ये सारी की सारी चीज़ें ना इस पोइम में किसी न किसी चीज़ का सिंबल है। ये पोइम ऐसे ही नहीं लिख दी पोइट ने, ये एक सिंबॉलिक पोइम है। अब डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। यंग स्पैरो, जो स्पैरो के बच्चे हैं, ठीक है, वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स को सिंबलाइज़ कर रहे हैं। और ग्रेन ऑफ मिलेट जो है, यानी बाजरे का जो दाना है, वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है? फूड रिसोर्सेज को, मतलब दुनिया में जो खुराक के वसाइल हैं उनको सिंबलाइज़ कर रहा है। और मदर स्पैरो जो है वो किसको सिंबलाइज़ कर रही है? बेटा वो उन लोगों को सिंबलाइज़ कर रही है जो कि भूख से मरती हुई इंसानियत को खाना खिलाते हैं, उनका पेट भरते हैं, ठीक है, उनको भूखा मरता हुआ नहीं देख सकते, उनको सिंबलाइज़ कर रही है। अब पोइट ने बेसिकली क्या किया है? क्रिटिसिज्म किया है दुनिया भर के रूलर्स पे, दुनिया भर के हुक्मरानों पे, साइंटिस्ट पे, इकोनॉमिक्स पे, कि वो लोग जो है ना, वो एटम बम तो बना लिए हैं उन्होंने, एटम बम बना के लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करनी सीख ली हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि एटम बम के बजाय वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन उगाएं, ठीक है, ताकि इस तरह एक दाना 10 बच्चों को खिलाने के लिए ना हो। आई जस्ट होप आप लोगों को बहुत सारी पोइम समझ में आ गई होगी। मज़ीद समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे एक स्लाइड शो हो रही है, इसमें मेन आइडिया और थीम है। इसको ही पढ़ के हमें पोइम का अंदाज़ा हो जाएगा कि पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो हमें क्या बात कहना चाह रहा है। दिस इज़ अ सिम्बॉलिक पोइम। अ मदर स्पैरो ब्रिंग्स अ ग्रेन ऑफ मिलेट टू हर नेस्ट। There are 10 young hungry sparrows waiting for food. She could not feed 1 grain to 10 young ones. She does not know what to do with the grain. The grain of millet stands for resources of the world. The young ones of the sparrow are a sign of hunger. This poem teaches us that we should not produce weapons. We should produce more and more food for the welfare of human race. अब बेसिकली होता क्या है, पोइट ने ना एक छोटा सा इंसिडेंट हमसे शेयर किया है हमें क्लियर करने के लिए। बेसिकली वो इंसिडेंट जो है वो किसी न किसी चीज़ का सिंबल है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, मदर स्पैरो जो है ना, वो एक दाना जो है वो अपने बच्चों के लिए लेके आती है, लेकिन उसके घोंसले में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। अब आप खुद सोचें कि वो एक दाना 10 बच्चों को कैसे खिलाएगी। अगर वो किसी एक बच्चे को खिलाती है तो बाकी 9 रह जाएंगे, ठीक है। अब सब लोगों ने अपना मुँह खोल लिया इस आस के साथ कि भी हमारी माँ आई है, हमें दाना खिलाएगी।
तो बेसिकली जो है ना ये जो पोइम है बेसिकली क्रिटिसिज्म है, ठीक है, एक तनकीद है किन लोगों पे, हमारे जो रूलर्स हैं उन लोगों पे एक तनकीद है कि हम लोग जो है फूड रिसोर्सेज की तरफ तवज्जो नहीं देते और ज़्यादा से ज़्यादा जंगों की तरफ तवज्जो देते हैं, ठीक है, हथियारों की तरफ तवज्जो देते हैं जो कि जानलेवा हैं, जो कि इंसानियत को ख़त्म कर देने वाली चीज़ें हैं। तो पोइट हमें यही बात इस पोइम में बताना चाह रहा है। अब लास्ट में वो क्या कहता है, वो कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुराक का बंदोबस्त करना चाहिए। उस सूरत में क्या होगा कि लोग कम से कम भूखे रहेंगे, ठीक है। और अगर इंसानी जो फलाह बहबूद के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जो है उसका इंतज़ाम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाए ताकि लोग फाकों से ना मरें, भूख से ना मरें। नेक्स्ट हम लोग अपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। रेफरेंस में एज़ यूजुअल हमारी पोइम का नाम और हमारे पोइट का नाम होगा। नेक्स्ट हम लोगों का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें पोइट क्या कहता है, अ मदर स्पैरो ब्रिंग्स अ ग्रेन एंड देयर आर 10 यंग स्पैरोज वेटिंग फॉर फूड। शी कुड नॉट फीड वन grain to 10 young ones. She could not split it into pieces. The poet here advises the world powers to produce grain instead of atom bombs. अब वही वाली सारी की सारी बातें आ गई हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वो एक दाना जो है वो 10 बच्चों को नहीं खिला सकती, ना ही वो उसको टुकड़ों में तोड़ सकती है। तो पोइट जो है वो आखिर में वर्ल्ड पावर्स को ये नसीहत कर रहा है कि क्या चीज़ उगाएं, ग्रेन उगाएं इंस्टेड ऑफ बॉम्ब्स, ठीक है। एटम बॉम्ब्स बनाने की बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाएं ताकि लोग फाकों से ना मरें, भूख से ना मरें, लोगों के साथ साथ जानवर भी, ठीक है। जानवरों को भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें लैक ऑफ रिसोर्सेज को सिम्बलाइज़ कर रही हैं। अब हम स्टैंजा नंबर 1 पे आ जाते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन में वो कहता है, The poet says that Mother Sparrow has brought a grain of millet in her beak. She wants to feed it to her young ones. The young ones are still very small. They are very hungry. They want to be fed. They cry for food. ठीक है। अब यहाँ पर ना पोइट ने हमें वही एक इंसिडेंट दे दिया, ठीक है, वो जो मैंने आपको नेस्ट वाला एक बताया है कि माँ आई है बच्चों का खाना लेकर, बच्चे बहुत भूखे हैं, सब बच्चे ये चाहते हैं कि उनको खाना मिले, लेकिन जब वो अपना अपना मुंह खोलते हैं तो माँ के पास सिर्फ एक दाना है। अब वो एक दाना किस किस बच्चे को खिलाए। फिर सेकेंडली जो पॉइंट है उसमें पोइट ये कहता है कि हम इस पोइम को जो है ना सिंबॉलिक लेवल पे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। भला वो कैसे, हेयर यंग स्पैरोज स्टैंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पे यंग स्पैरोज को अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के तौर पे ले लें, मतलब इंसानियत के तौर पे ले लें, इंसानों के तौर पे ले लें, और ग्रेन ऑफ मिलेट जो है वो किस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पे, फूड रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि एक है ना और वहाँ पर यंग स्पैरोज 10 हैं। सिमिलरली हमारे पास जो फूड रिसोर्सेज हैं, फूड का जो हमारे पास आउटपुट है वो कम है और आबादी पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है। The poem narrates that food resources are insufficient to feed the hungry humans. This mother sparrow exemplifies those who make efforts to feed the starved human beings. बहुत ही इजी वर्डिंग में ये पोइम लिखी गई है और सिमिलरली इसी तरह इसकी इजी वर्डिंग में ट्रांसलेशन है, तो आप लोगों को विद इन मिनट्स याद हो जाएगी। स्टैंजा नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। पोइट क्या कहता है, द यंग वंस ऑफ द स्पैरो आर 10 in number. The grain of the mother sparrow had collected in her beak is only one. She is worried about filling her 10 young ones with one grain of food. She does not know what to do with the grain. To whom should she feed it? Whose hunger should satisfy and whom should she solace with her motherly feelings? ठीक है। अब देखें माँ के लिए तो इम्तिहान बन गया ना, दाना एक है, बच्चे 10 हैं, ठीक है। अब उसको समझ में नहीं आ रही कि वो इस दाने का क्या करे, ठीक है, किस बच्चे को तसल्ली दे, क्योंकि अब आप लोगों ने देखा होगा ना कि माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रही किसे वो तसल्ली दे, इस दाने का क्या करे, ठीक है। और अगर उसके पास और दाने नहीं है तो वो उनका पेट भरने के लिए और दाने कहाँ से लेकर आए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द पोएम कैन बी इंटरप्रेटेड ऑन सिम्बॉलिक लेवल एज वेल। अगेन जो है यहाँ सिम्बलिज्म यूज़ हुआ है। यहाँ पर किस तरह सिम्बलिज्म यूज़ हुआ है कि वो जो 10 यंग स्पैरोज हैं वो थिक पॉपुलेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है ना, डेंस पॉपुलेशन को शो कर रहे हैं। द ग्रेन ऑफ मिलेट इम्प्लाइज द लिमिटेड फूड रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, और वो जो एक दाना है वो कम फूड रिसोर्सेज को सिम्बलाइज कर रहा है। द पॉइंट रिवील्स दैट द फूड रिसोर्सेज आर नॉट इनफ टू फिल द एम्प्टी बेलीज ऑफ द स्टार्व्ड ह्यूमन। अब देखें खुराक इतनी नहीं है कि वो जो भूख ज़्यादा लोग हैं, जो फाका ज़्यादा लोग हैं, फाका कश लोग हैं, उनका पेट भर सके। बैली कहते हैं पेट को। एंड दिस स्टैंडा द पोएट क्रिटिसाइजेस ऑन साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स एंड प्लानर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट दे हैव डेवलप्ड एटॉमिक वेपन्स बाय फिजरिंग एटम, ठीक है। अब वो इन सब लोगों पर क्रिटिसिज्म है, ये बेसिकली पोइम जो है उन पर तनकीद कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि आपने जो है ना एटम बॉम्ब तो बना लिया है, लेकिन क्या उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे दुनिया की भूख ख़त्म की जा सके, हंगर को ख़त्म किया जा सके? नहीं, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने इस पोइम के लास्ट और थर्ड स्टैंजा की तरफ। इसमें पोइट क्या कहता है, चलें तो देखते हैं। द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव लर्न द आर्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, दे हैव सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग एटम बॉम्ब्स एंड वेपन्स। वही वाली बात जो हम अगेन एंड अगेन कर रहे हैं कि जो रूलर्स हैं, जो दुनिया के रूलर्स हैं, जो दुनिया पर रूल कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो डिफरेंट यानी कि रूलर्स हैं, अब सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है ना, अथॉरिटी होती है उनके हाथ में, पावर होती है। अब उन्होंने बजाय खुराक के ऊपर तवज्जो देने के उन्होंने क्या किया, एटम बॉम्ब्स बनाने सीख लिए हैं। दीज वेपन्स कैन किल मिलियंस ऑफ पीपल इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आँख झपकते साथ ही। अब आप एक एटम बॉम्ब को देखें, जब वो ब्लास्ट होता है तो कितनी ज़्यादा तबाही होती है, ठीक है, कितने ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है, कितनी जानों का नुकसान होता है। दे कैन पीपल वीप एंड वेल, और कितनी आहो बका लोगों की जारी हो जाती है। इन दिस लाइन द पोएट क्रिटिसाइजेज द वर्ल्ड फॉर सच एन एटीट्यूड। ही एडवाइसेज द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस ग्रेन्स इंस्टेड ऑफ एटम बॉम्ब्स। द वर्ल्ड रूलर्स शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, उनको क्या एडवाइस कर रहा है कि आपको बजाय एटम बॉम्ब को बनाने के ऊपर तवज्जो देने के आपको क्या करना चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। They should try to alleviate the global hunger. The poet says that we should set life on foot by splitting the grain. वो कहते हैं हम जिंदगी को जो है वो सही राह पर ला सकते हैं, किस तरह से, ग्रेन को तोड़कर, मतलब अनाज को तोड़कर। जाहिर है हम अनाज को तोड़ेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, जब यानी कि लगाने की बात होती है, इसकी प्लांटेशन की बात होती है। Here grain conveys the idea of increasing the food sources and their equal distribution among humans. अब मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगी, जैसे गंदम का एक सिट्टा होता है। अब एक सिट्टे पे कितने सारे दाने होते हैं, और जब हम बोते हैं तो वो तो एक एक दाना करके बोते हैं ना, तो उस सिट्टे के ऊपर से हम कितने दानों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और जाके ज़मीन में बोएंगे, और कितना ज़्यादा, यानी जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उस यानी कि जो उस एक सिट्टे के ऊपर दाने थे उससे कितने ज़्यादा आगे मज़ीद सिट्टे पैदा होंगे। तो यहाँ पर पोइट हमें बिल्कुल यही बात कह रहा है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोइम, जो कि मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन भी कराई है वर्ड बाय वर्ड, और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन भी आपको कराई है, इसका थीम भी बताया है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये पोइम कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट पे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बोर्ड्स में जो है ना ये क्वेश्चन आते रहे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली सुनते हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अगर कोई अनक्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।